नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में UGC नेट JRF हिंदी के साथी चैनल में। आज हम अपना अगला नाटक पढ़ने जा रहे हैं। वह है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कि हमारे MP सेट, UGC, TGT, PGT और सभी सेट, महाराष्ट्र सेट, झारखंड सेट, छत्तीसगढ़ सेट और MP सेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। इसकी भूमिकाओं से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले हम थोड़ी सी इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो भूमिका इसकी 2 शब्द के नाम से है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ प्रस्तुत नहीं है। किसका कथन है? ये सारे मोहन राकेश का है, क्योंकि ये भूमिका 2 शब्द नाम से है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धि ही हमारे सामने है, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहाँ बनवा दी जाए, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से नहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लोग और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। मोहन राकेश, वसंत 1958। कब लिखा था? वसंत में 1958। अब शुरू करते हैं आषाढ़ का एक दिन। पहले इसका पात्र देख लेते हैं। पात्र में कौन कौन है? अंबिका है, ग्राम की एक वृद्धा। मल्लिका उसकी पुत्री है। कालिदास कवि। दंतुल राजपुरुष। मातुल कवि मातुल। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम्बी ग्राम पुरुष है। रंगिनी और संगिनी नागरी हैं। अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी हैं। प्रियंगमंजरी राजकन्या और कवि की पत्नी, यानी कि कालिदास की पत्नी। अंक 1। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बने हुए दीपक हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों की किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी हुई है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन। झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल
बाघ छाल बिछी है। बाघ छाल यानी बाघ के चमड़े की एक, समझ लीजिए, चादर बिछी हुई है। चूल्हे के निकट दो एक चौकियां पड़ी हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती समेटती भी सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। ये याद रखिएगा कि यह नाटक किसके कथन से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मल्लिका के कथन से शुरू हो रहा है, जो घर के अंदर अभी अभी प्रवेश की है, यानी अंबिका की बेटी। तो मल्लिका यहाँ कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी दराशार वर्षा, दूर दर की उपकाएं भी भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ, कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भीगे आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। अब अंबिका कहती है, सूखे वस्त्र अंदर तर्क पर पड़े हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चली जाती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर दुआरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। किसकी? मल्लिका की। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी दिखाई दी जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमयी। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत के चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कौन? मल्लिका। क्या गुनगुनाने लगती है? कुवलय दलनीय लेन्य ससमय त्रमम। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ? यहीं रहने दूँ? फिर गुनगुनाती है। मृदुवन निर्वधुतरम मंदमय चलदीह अपमह तमी चतेस्तयोंदर संदर चामुचे पथकी जनबुदवा तदयो गाकुलानम। तो ये जो है थोड़ा संस्कृत शब्द में है, तो आप इसे समझिएगा। बाहर आ जाती है गुनगुनाने के बाद। फिर कहती है, माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी माशल हूँ। मैं उससे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। क्या सोचती है? वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समय पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के निकट आकर बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका कहती है, क्या बात करूं?
मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रखाती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, कभी मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका कहती है, अंबिका यानी कि मल्लिका की माँ। दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पूछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षणभर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़े के टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर भरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर भरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका कहती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये प्रकृतियाँ देखने आते हैं और जब भी दिखाई देती है, नहीं, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती है कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने यह आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आप ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका, न जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाँह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं वे? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम न कहो, मैं तो कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है
मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका कहती है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर मटके से अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास प्रवेश करके कहता है, हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना? मल्लिका प्रयास से अपनी मुख मुद्रा बदलकर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। बरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। संभवतः राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध उठाकर रखा है, देखती हूँ। अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा था। माँ कहती थी कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वरना वर्षागम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, अब हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। स्निग्ध दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए हुए पास आती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षागम के समय मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीख करना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के लिए निकट ले जाती है। हिरण शावक तो एक बार दूध को जीवा से छूकर मुंह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे।
राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को सिर से पकड़कर उसका मुंह से दूध मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों के से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरा वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे लालट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अन्य अभ्यास करते हो? मल्लिका बीच में कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवती, परंतु यह हिरण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे साथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। दंतुल, और राजपुरुष? दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास, संभवतः? दंतुल, संभवतः। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका, हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हो? उज्जैनी की राज्यसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। किसके लेखक? ऋतुसंहार के लेखक, यानी कि आषाढ़ दिन में सबसे पहले कालिदास के कौन से किताब का जिक्र हुआ है? ऋतुसंहार का। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति ने जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आप उज्जैनी का राज ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। प्राचार्य वररुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ
अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। यहाँ यह थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो। आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। तुम्हें इस दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है और कहती है, तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। पात्र ऊंचा उठाती है, अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए अस्तरना बिछा दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा है कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो अब। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोदी में लेटकर उसके गले में बाहर डाल देती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोक लेती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच पाती? अंबिका, मेरी वह व्यथा बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य यह दोष दिखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका कहती है, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वह मातुल की गौवें ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गायों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती थी? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी न होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोषण नहीं करना चाहती। मातुल, अंबिका, घर में हो कि नहीं?
मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, दो रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शंखों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिने की बात कर रहे हो? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावतन से कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम प्राचार्य के पास रहना? निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दूं। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो बस निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल, कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविताओं में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। पाप एक हिरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप यह सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते से साफ देख लिया हो। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ऐसा कहा।
जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जाती हों। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागताओं को देखूं। अब इस निक्षेप को आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और वह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप: किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल: और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन कहता है कि उसे जहाँ देखो वहीं से शिखान्वस्त हस्त चला जाता है। यानी मातुल और निक्षेप दोनों चले जाते हैं। निक्षेप: मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका: परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप: कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका: आपने उन्हें देखा है? निक्षेप: देखा है। मल्लिका: परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप: मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मल्लिका: क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि वह कालिदास? निक्षेप: मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चारित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका: कैसी विच्छिन्नता है? निक्षेप: विच्छिन्नता? अंबिका: विछड़ना ही तो है। निक्षेप कहता है, इससे विच्छिन्नता क्या है अंबिका? अंबिका: राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधनरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की प्रव्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विच्छिन्नता नहीं है? निक्षेप: कालिदास नाटक नहीं खेल रहे अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मुंह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका: नहीं चाहता है? निक्षेप: मातुल का या किसी भी आग्रह उनका हट नहीं छोड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दे। अंबिका: हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। निक्षेप: कालिदास अपनी भावुकता में यह भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। यह जो कथन है निक्षेप का कि कालिदास अपनी भावुकता में यह भूल रहे हैं कि अवसर का तिरस्कार करके वह बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन कालिदास का है। परीक्षाओं में कभी बहुत बार पूछा गया है, आप सभी नोट कर लें तो अच्छा है। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका: तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप: मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं बहुत गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका: मैं जानती हूँ वह कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका साक्षात्कार हो चुका है। निक्षेप: उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि न होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे। केवल एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतुसंहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका: नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। अंबिका: मल्लिका: माँ। अंबिका: मुझे एक बार के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका: यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है माँ। मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आर्य निक्षेप, आप आइए।
निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। अंबिका, भावना, ओह। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। सहसा ड्योढ़ी के अंधेरे में उन्मुख की ज्योति चमक उठती है। विलोम उत्मुख हाथ में लिया आता है। अंबिका को इस रूप में बैठे देखकर क्षण भर के लिए ठिठकता है, फिर उसके निकट चला आता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है। अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर दीपकों के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? उन्मुख से छूकर दोनों दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, तुम चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम, मल्लिका को सहन नहीं है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य भागता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत आर्त हो, और तुम कब आर्त नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से ही कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणयन हो जाना चाहिए, अन्यथा इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष। अंबिका कुछ न कहकर आंखों के आंचल से दबाए हुए आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष यह सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला ही अनुभव कर सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? अंबिका, तुम यह सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेले रहने दो। विलोम, इस समय मैं अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं उसे सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। कालिदास। ड्योढ़ी से आगे कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक परीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। कालिदास कहता है ये सब। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। इस वृत्ति से संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास, यह मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर
फिर उसकी ओर देखता है। करवा दिया जाएगा। तब तक आप इतना सुने और इसके आगे के अंक के साथ आपको इसका भाग 2 में ज़रूर प्राप्त होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।